हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है संरचना एवं बंधन। सबसे पहले अपन बात करते हैं बंध की। हम जानते हैं प्रकृति में कोई भी तत्व अपनी परमाणु अवस्था में नहीं मिलता। हर तत्व की प्रायोरिटी होती है, टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे तत्व के साथ मिलकर बंध का निर्माण करके एक यौगिक या अणु का निर्माण करता है। अर्थात जो भी तत्व या परमाणु है हमारा, वो किसका निर्माण कर रहा है? बंध का। पहली बात तो ये कि तत्व या परमाणु बंध का निर्माण क्यों करता है, बंध क्यों बनाता है। तो इसके लिए ये है कि प्रत्येक तत्व या परमाणु अस्तित्व को प्राप्त करना चाहता है, अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए लाइफ में। तो तत्व या परमाणु अस्तित्व प्राप्त करने के लिए किसका निर्माण करता है? बंध का निर्माण करता है। तो बंध होता क्या है? कोई भी दो तत्व है, जैसे हाइड्रोजन की बात करी, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है या आकर्षण के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? आकर्षण के फलस्वरूप किसका निर्माण हो रहा है? बंध का निर्माण हो रहा है। तभी तो हाइड्रोजन किसके रूप में मिलेगा? H2 के रूप में मिलेगा। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, ऐसे सेपरेट तो ना मिलेंगे, NaOCl अलग होगा। किसके रूप में मिलेंगे? एक यौगिक के रूप में मिलेंगे। तो वो किसके कारण बन रहा है? यौगिक किसके कारण बन रहा है? बंध के कारण बन रहा है। और बंध किसके कारण बना? उन दोनों के बीच में आकर्षण हुआ, तभी तो बंध बना। तो इसकी अपन डिटेल स्टडी किसके अंदर करेंगे? इस चैप्टर के अंदर करेंगे कि वो बंध बन रहा है, कैसे बन रहा है, दो परमाणु के बीच में किस प्रकार से बंध का निर्माण हो रहा है, इसकी स्टडी अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो अब अपन जानते हैं बंध जनरली, अगर 12th लेवल से बात करें बंध, तो अपन जानते हैं हमारा बंध सामान्यतया दो प्रकार का होता है। एक तो सहसंयोजक बंध और एक होता है आयनिक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है? दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है। और जबकि आयनिक बंध क्या होता है? जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर होता है तो इलेक्ट्रॉनों के त्यागने या ग्रहण करने से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? हमारा आयनिक बंध कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं अपन, सहसंयोजक बंध की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध कैसे बनेगा? जनरल एग्जांपल से लेते हैं। क्लोरीन बना Cl2, क्लोरीन बना Cl2। तो Cl2 में दो परमाणु हैं, ये क्लोरीन का परमाणु और एक ये दूसरा क्लोरीन का परमाणु। इन दोनों ने बंध बनाया, तभी तो क्या बना? Cl2 बना। अब बंध कैसे बना दोनों के मध्य? तो उसको देखते हैं बंध कैसे बना दोनों के मध्य। ये पहला क्लोरीन का परमाणु और ये दूसरा क्लोरीन का परमाणु, ठीक है। मैं इसके आसपास इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ। कौन से इलेक्ट्रॉन? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है। 17 होने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अपन, लिखना आता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 3s2 गिन लो, 6 2 8 2 10 2 12, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5। तो किसमें जाएंगे? 3p में, 3p5। तो मैंने क्या कहा? क्लोरीन के आसपास में कौन से इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोश कौन सा है मेरा? 3 वाला। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 5 और 2 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा क्लोरीन भी वही सेम, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये कहेगा, क्लोरीन कहेगा कि इसको बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं? 8। कोई भी तत्व
अस्तित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये कहेगा कि अपन दोनों क्या कर लें, साझेदारी कर लें, 50-50 की साझेदारी हो जाएगी। साझेदारी करते ही अब देखो इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 7 और एक इसका 8। इसी तरह से सेम ये भी कहेगा साझेदारी कर लें, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 7 और एक 8। साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। तो बंध कैसे बना, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो उसको दिखा रहे हैं ऐसे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, ठीक है 7। तो अब ये साझे के इलेक्ट्रॉनों पर इस परमाणु का भी उतना ही अधिकार है जितना इस परमाणु का अधिकार है। तो ये वाला बनने वाला बंध जो साझे से बना, ये कहलाता है आपका सरसंयोजक बंध, ठीक है। साझे से बन रहा है तो ये कहलाता है सरसंयोजक बंध। ठीक, अब आयनिक पे आए तो आयनिक की डेफिनेशन मैंने क्या दी थी कि इलेक्ट्रॉनों के त्यागने व ग्रहण करने से बनने वाला बंध क्या कहलाता है, हमारा आयनिक बंध। कैसे समझे इसको बंध, अपन इसको समझते हैं सोडियम क्लोराइड के सूत्र से। सोडियम क्लोराइड का NaCl फॉर्मूला होता है। अब NaCl बना कैसे होगा, देखो इसको, सोडियम परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला लिखूं, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो 1s2 2s2, ठीक है 2p6, कितना बचा, एक किसमें जाएगा, 3s में, 3s1। अगर मैं क्लोरीन का लिखूं 17 पे आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। ये इसको फॉर्मूला बना, मैं 12th के बेसिस बता रहा हूँ, 12th पे अपन सीख के आएंगे बनाना। अगर नहीं आता होगा तो अपन अगली क्लास में इसको भी कवर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं। लेकिन मैं इतना सा समझ रहा हूँ कि आपको आता है, क्योंकि अपन 12th में पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो भाई, हर चीज बोलना चाहता है कि प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, 8। तो इसके पास देखो बाह्यतम कोश ये रहा, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1। तो क्या कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या, आगे नहीं देगा, इम्पॉसिबल है 7 इलेक्ट्रॉन देना। तो ये क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर देगा। तो सोडियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो सोडियम पर कितने, पहले कितने परमाणु क्रमांक 11 था, तो इसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब क्या हुआ, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन किसके अधिकता हुई, प्रोटॉन की, यानी कि कौन सा चार्ज ज्यादा आएगा, प्लस वाला, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो सोडियम पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस का 1, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। अगला क्लोरीन, क्लोरीन वही हमारा, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास बाह्यतम कोश में, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा ये, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको ये कह रहा है कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है अष्टक पूरा करने के लिए। तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो कौन ग्रहण कर लेगा, हमारा क्लोरीन, और किसका निर्माण कर लेगा, Cl- का, ठीक है। तो फिर ये बचे हुए Na+ और Cl- आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, NaCl। डेफिनेशन यही तो बोली थी मैंने आयनिक बंध की, क्या डेफिनेशन बोली थी कि इलेक्ट्रॉनों के त्यागने और ग्रहण करने से बनने वाला बंध क्या कहलाता है, आयनिक बंध। और ये बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, आयनिक यौगिक। ये जनरल चीज 12th लेवल की कि सरसंयोजक बंध और आयनिक बंध क्या होते हैं। अब जो बात करनी है अपन को कि बंध बना एक्चुअल में बन कैसे रहा है, ये जो मैंने थ्योरी समझाई ना, ये तो बहुत लो लेवल की थ्योरी है। ये तो किसकी थ्योरी है, लुईस की थ्योरी है। लुईस ने बताया था कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी, लेकिन क्या वाकई में एक्चुअल में ऐसा होता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन इजीली दे दे या ले ले, उसके बारे में अपन इस चैप्टर में बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कक्षक। अपन जानते हैं कक्षक क्या होते हैं, sp और s कक्षक, p कक्षक, d कक्षक, f कक्षक, सबके बारे में पढ़ चुके हैं अपन। s कक्षक क्या होता है, गोलाकार होता है,
ठीक है। एस कक्षक गोलाकार होता है, पी कक्षक कैसा होता है, डम्बेल शेप जिसकी होती है इस तरह से, पी कक्षक होता है। ठीक है, तीन होते हैं पी एक्स। अगर मैं अक्ष से बनाऊं सीधा का सीधा, ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई, और वो जो जेड अक्ष के लंबवत बाहर की ओर अंदर की ओर होता है, इसको ऐसे समझो, ये हो गया पी जेड। इसमें तो ओनली एक होता है एस कक्षक गोलाकार, पी के तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी के कितने होते हैं, 5। डी के कितने होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, और उनकी शेप कैसी होती है, चलो उनकी शेप को छोड़ो, उनकी शेप बाद में पढ़ेंगे जब डिटेल में, अपने अगले चैप्टर में ये एक और कक्षा वगैरह के बारे में। तो मेन बात, बंद बना, आपने जनरल में बता दिया, लुईस ने क्या है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना बंद, सहसंयोजक बंद हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने से बना रहा है तो हमारा आयनिक बंद हो गया। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है कि परमाणु में कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे देगा, ले लेगा, इतना आसान है क्या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कक्षकों में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। तो ये जो ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन को ही तो बता रहा है ना। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये कक्षक ही तो है, ये कक्षकों में ही तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाते हैं, कक्षकों में पाए जाते हैं, तो इतना आसान होता है इसको डिस्क्राइब करना कि इलेक्ट्रॉन कक्षकों में है, तो हम इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि वो आसानी से साझेदारी कर लेगा। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले एक उदाहरण दी गई अतिव्यापन की। किसके उदाहरण दी गई, अतिव्यापन की। क्या उदाहरण दी गई अतिव्यापन के बेसिस पर, कि जब बंध का निर्माण होता है, तो जब दो परमाणु के मध्य में बंध का निर्माण होता है, तो वो परमाणु उसके परमाणु के परमाणु कक्षक आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। और अतिव्यापन करके किसका निर्माण करते हैं, आणविक कक्षकों का। परमाणु कक्षक आएंगे, आपस में अतिव्यापन करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, आणविक कक्षकों का। अब अतिव्यापन किसके बीच में होगा, कक्षकों के बीच में। कक्षक मैं बता ही चुका हूं आपको, एस पी डी, ये कक्षक होते हैं अपने। सबसे पहले अतिव्यापन होता है, सबसे पहला जो अतिव्यापन है एस एस अतिव्यापन, एस एस अतिव्यापन। एस एस अतिव्यापन, बंध की बात कर रहे थे, बंध का निर्माण हुआ। लेकिन अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, आपके इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक के अंदर है, यानी कि बंध के निर्माण में कौन भाग ले रहे हैं, हमारे परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं। वो परमाणु कक्षक किस प्रकार से भाग ले रहे हैं, इसके बारे में अपन को स्टडी करना है कि परमाणु कक्षकों की बंध के निर्माण में क्या भूमिका रही, उसके बारे में। तो सबसे पहले इसके लिए कंसेप्ट आता है आपका अतिव्यापन का कंसेप्ट आता है अतिव्यापन। अतिव्यापन होता क्या है, कक्षक कक्षक आपस में मिलकर अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन जितना प्रबल होगा, दो परमाणुओं के बीच में बनने वाला बंध उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s बंध, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कक्षक को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन कक्षक के अंदर है, यानी कि बंध के निर्माण में कौन भाग ले रहे हैं, कक्षक भाग ले रहे हैं। अब अतिव्यापन कैसे कैसे होता है, कक्षक में आपको बता ही चुका हूं कौन कौन से होते हैं, एस पी डी, ये सब कक्षकों के बीच में आते हैं। तो अतिव्यापन का प्रकार कौन कौन सा हो सकता है, एस एस भी हो सकता है, एस पी भी हो सकता है, पी पी भी हो सकता है। कक्षकों के बीच में अतिव्यापन हो रहा है, दो परमाणु आ रहे हैं, तो दो अलग अलग परमाणुओं के कक्षकों की तो बात करेंगे अपन। दो अलग अलग परमाणु है, तो दो अलग अलग परमाणुओं के कक्षक की तो नहीं है। अगर हमारा अतिव्यापन
एक ही अक्ष पर होगा, एक ही सेम अक्ष पर होगा, ऊपर नीचे बट नहीं रहा, एक ही एक्सिस पर है, तो इस प्रकार का अतिव्यापन मजबूत होगा। जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा प्रबल बंध का निर्माण होगा और वो बंध कहलाएगा हमारा सिग्मा बंध। कैसे इसको समझते हैं? देखो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन एस एस अतिव्यापन। एस एस अतिव्यापन एग्जाम्पल बताऊं, हाइड्रोजन H2। कैसे? ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, यानी कि बंध में कौन सा कक्षक भाग ले रहा है? S। कौन सा ले रहा है? S। तो जब ये दोनों पास आएंगे तो ये पहले हाइड्रोजन परमाणु का S कक्षक, ये दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का S कक्षक, ठीक है? पास आ क्यों रहे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, पास क्यों आई? ये दोनों बंध बन रहा है, हाँ तो बताओ पास आई थी। इसके लिए क्या हुआ? देखो ये नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन, ये इसका नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन ये नाभिक आकर्षित कर रहा है। ये पहला हाइड्रोजन परमाणु है, ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से आकर्षित है, ठीक है? ये दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से आकर्षित है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में, अपने अपने नाभिक से आकर्षित है, क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन जब बंध बनने वाला हुआ और हाइड्रोजन अणु का निर्माण होने वाला होता है, तब उस कंडीशन में दोनों क्या आ रहे हैं? एक दूसरे के पास आ रहे हैं। पास किस कारण से आए? आपका इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से आकर्षित होने के साथ साथ इस नाभिक से भी तो आकर्षण में है, अपोजिट विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, तो ये इसके साथ आकर्षण में होने के साथ साथ इस नाभिक से भी तो आकर्षित है। ठीक उसी प्रकार दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से आकर्षित होने के साथ साथ इस नाभिक से भी तो क्या है? आकर्षण में है। और आकर्षण की चीजें क्या होती है? पास पास आती है, तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। भाई ठीक है, चलो पास है मान लिया, लेकिन कितना पास आएंगे ये कौन डिसाइड करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इससे आकर्षण होने के साथ साथ देखो इन दोनों नाभिकों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। ये दोनों नाभिक एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक उसी प्रकार ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये इस हद तक पास आ सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का इस नाभिक पर आकर्षण बल इन दोनों नाभिकों के बीच में उपस्थित प्रतिकर्षण बल से संतुलित नहीं हो जाता। तो जब संतुलन हो जाएगा उसके पास आके रुक जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना दोनों एक दूसरे में घुस जाएंगे कंप्लीटली, घुस ही नहीं सकते। घुस जाएंगे तो नाभिक का अस्तित्व ही नहीं होगा, परमाणु का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो ये कितना पास आएंगे? ये उतना पास आएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से आकर्षण के साथ इन दोनों के बीच में उपस्थित प्रतिकर्षण बल संतुलित नहीं हो जाता, उतना पास आएंगे। तो अब देखो हुआ ये पहला एस, ये दूसरा एस कक्षक, ये परमाणु कक्षक और ये भी परमाणु कक्षक। पास आए, अतिव्यापन हुआ, तो ये हुआ एस एस अतिव्यापन। एक ही अक्ष पर हो रहा है, सेम अक्ष पर, तो मजबूत होगा। कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध। ठीक है, कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध। और बनेगा किसे? इस टाइप का। ये अतिव्यापन क्षेत्र है। अब जैसे अतिव्यापन हुआ इसके बाद क्या बन गया? ये आणविक कक्षक। तो परमाणु था, परमाणु से किसका निर्माण होगा? ये हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, लास्ट में क्या बन गया? H2। इस तरह से बंध का अतिव्यापन की भूमिका रहती है। मैंने शुरू में बताया था बंध बन कैसे रहा है एक्चुअल में, ये पढ़ना है हमको चैप्टर में कि किस तरह से बंध बन रहा है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, तो अगली बात करते हैं सेकंड, sp अतिव्यापन। sp अतिव्यापन एग्जाम्पल बताऊं, HF ले लो। HF कैसे? यानी कि क्या काम आना चाहिए? एक परमाणु का तो S कक्षक और दूसरे परमाणु का P कक्षक। HF में देखो हाइड्रोजन का वही 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फ्लोरीन कितने पर आता है? 9 पर। 9 पर आएगा तो 1s2, 2s2,
2p5, ठीक है। तो फ्लोरीन के कौन सा कक्षक काम में आ रहा है? p। तो S वाला किसके साथ अतिव्यापन करेगा? p वाले के साथ, क्योंकि बाध्यम कोश के कक्षक की पार्टिसिपेट करते हैं, बाध्यम कोश के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक परमाणु का S कक्षक, ये दूसरे परमाणु का p कक्षक, एक ही अक्ष पर रहते हुए अतिव्यापन करते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका? sp अतिव्यापन। तो वही कौन सा बंध बनेगा भाई? सिग्मा ही बंध बनेगा, दूसरा बंध बन ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही अक्ष पर हो रहा है, तो सिग्मा बंध बनेगा। ये sp अतिव्यापन। अगला देखो, pp अतिव्यापन। pp अतिव्यापन, हमारा pp अतिव्यापन दो प्रकार का होता है, समाक्षीय और समपार्श्विक। समाक्षीय और समपार्श्विक, नाम से पता चल रहा है pp अतिव्यापन। इसका मतलब एक परमाणु का p कक्षक दूसरे परमाणु के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा। अब एग्जांपल बताऊं, क्लोरीन ले लूं, Cl2 17 पर आता है, एक क्लोरीन का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये 3p कक्षक भाग लेगा। अगला क्लोरीन में भी ये सेम टू सेम 3p, तो pp अतिव्यापन हो गया, ठीक है। अब होगा कैसे देखो, समाक्षीय में क्या होगा? एक परमाणु का p कक्षक दूसरे परमाणु के p कक्षक के साथ एक ही अक्ष पर रहते हुए अतिव्यापन करते हैं, तो यह अतिव्यापन pp समाक्षीय अतिव्यापन कहलाता है। क्योंकि अतिव्यापन क्षेत्र एक ही अंतर्नाभिकीय अक्ष पर बना है, तो इस प्रकार से अतिव्यापन से बनने वाला बंध कैसा होता है? सिग्मा मजबूत होता है और सिग्मा बंध होता है। देखो ये पहला p कक्षक, ये जिसके अंतर्नाभिकीय अक्ष, ये दूसरा p कक्षक, इसकी भी अंतर्नाभिकीय अक्ष, ये दोनों पास में आए, अतिव्यापन हुआ दोनों के बीच में इस तरह से। ये आपका अतिव्यापन क्षेत्र हो गया, ये pp समाक्षीय अतिव्यापन हो गया। तो अतिव्यापन से अब मेन बना क्या? शेप कैसी बनेगी? इस टाइप की, ट्रॉफी की टाइप की, बीच का तो अतिव्यापन वाला क्षेत्र हो गया, और ये बीच ये साइड में निकल गए। अब वो किस तरह देखना समझना, जैसे ही अतिव्यापन हुआ, अतिव्यापन से इलेक्ट्रॉन पास में आ गए, इलेक्ट्रॉन पास में आते ही इन दोनों के जो नाभिक है उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होने से दोनों एक दूसरे को कहाँ खींचेंगे? ये दोनों नाभिक कहाँ करेंगे? एक दूसरे को दूर खींचेंगे। दूर खींचने से अतिव्यापन वाला क्षेत्र तो बढ़ गया, और वो जो पीछे का क्षेत्र है वो कम हो गया। तो ये अतिव्यापन क्षेत्र तो बढ़ गया, ये पीछे का क्षेत्र कम हो गया, क्योंकि नाभिक के बीच में क्या है? प्रतिकर्षण है। तो समाक्षीय अतिव्यापन से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? आपका सिग्मा बंधी कहलाता है, और ये मजबूत बंध होता है, ठीक है। तो अतिव्यापन की अब एक और देख लेते हैं, समाक्षीय हो गया, सेकंड pp समपार्श्विक अतिव्यापन, pp समपार्श्विक अतिव्यापन। इस प्रकार के अतिव्यापन में क्या होगा? दो p कक्षक आएंगे, दो p कक्षक का जो अतिव्यापन क्षेत्र है वो एक अंतर्नाभिकीय अक्ष पर नहीं होगा, बल्कि दो भागों में बढ़ जाएगा। जैसे ये पहला p कक्षक आया, दूसरा p कक्षक आया, तो इस p कक्षक की जो पालियां हैं वो देखो अंतर्नाभिकीय अक्ष ये इसके ऊपर और नीचे दो भागों में बटी हुई है। दो भागों में बटी होने के कारण इनका जो अतिव्यापन क्षेत्र है, ऊपर वाली पाली के साथ करेगी, नीचे वाली पाली के साथ करेगी। इस प्रकार से अतिव्यापन होगा। ये दो भागों में बढ़ गया अतिव्यापन क्षेत्र। तो अब देखो ये नाभिक प्रतिकर्षित करेंगे तो इसके कारण तो दूर जाएगा, और अतिव्यापन के कारण पास आएगा, तो दो भागों में बढ़ गया, ऊपर और नीचे दो भागों में बढ़ गया अतिव्यापन क्षेत्र। इस तरह का निर्माण होगा, या अक्षर बन गया।
ठीक है। अब चूंकि अतिव्यापन क्षेत्र दो भागों में बटा, यानी कि बंध कैसा बनेगा, वीक, और जब अतिव्यापन क्षेत्र दो भागों में बटेगा तो इस प्रकार बनने वाला बंध क्या कहलाएगा, पाई बंध। सिग्मा बंध कब बनेगा, जब एक ही अक्ष पर हो रहा है, और अगर अतिव्यापन क्षेत्र दो भागों में बट रहा है तो क्या कहलाएगा हमारा, पाई बंध। सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में हमेशा मजबूत होता है। सिग्मा बंध क्या है, मजबूत है। क्यों है, क्योंकि सिग्मा बंध आपने देखा होगा तो एक ही अक्ष पर हो रहा था और एक ही पाली काम में आ रही थी, लेकिन इसमें पालियां बढ़ गई, तो पालियां बढ़ने के कारण बंध कैसा हो जाएगा हमारा, वीक हो जाएगा, तो सिग्मा बंध क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो ये अतिव्यापन की उदाहरण है। अतिव्यापन से ही बंध का निर्माण होता है। और अतिव्यापन में कौन भाग लेते हैं, परमाणविक कक्षक। परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन से क्या बनते हैं, आणविक कक्षक। पहले इलेक्ट्रॉन परमाणविक कक्षकों में था, अब किस में जाएगा, आणविक कक्षकों में। ये जनरल अतिव्यापन की बात। फिर इस बेसिस पर अपन सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं 12th लेवल पर। कौन कौन सी थ्योरी पढ़ चुके हैं अपन, VSEPR ये पढ़ चुके हैं, संयोजकता, कोश, इलेक्ट्रॉन युग्म, प्रतिकर्षण सिद्धांत, ये पढ़ चुके हैं अपन। क्यों दी थी कि अणु की स्थायित्व की व्याख्या के लिए, उसकी संरचना की व्याख्या के लिए थ्योरी दी गई थी सारी, कि कोई अणु बनता है तो वो स्थायी क्यों होता है, उसकी संरचना किस प्रकार से होगी अणु बनने के बाद। किसने दी थी, सिजविक और पोवेल ने दी थी। तो ये अपन अगली कक्षाओं में इसके बारे में स्टडी करेंगे, किसकी व्याख्या के लिए, अणु की संरचना की व्याख्या के लिए। उसके पहले अपन को एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, संकरण। संकरण एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तो अगली कक्षा में अपन संकरण पे बात करेंगे। फिर इन थ्योरीज पे बात करेंगे, अणु की संरचना की व्याख्या के लिए कौन कौन सी थ्योरी, VSEPR की थ्योरी, VBT जिसको बोलते हैं संयोजकता, बंध सिद्धांत, और लास्ट वाली MOT आणविक कक्षक सिद्धांत, इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे संकरण क्यों काम आता है, संकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये अणु की संरचना की व्याख्या के लिए 3 थ्योरी पढ़ेंगे। धन्यवाद।